हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो से हम लोग JEE CUP 2022 के लिए यानी यूपी पॉलिटेक्निक ग्रुप E1 के लिए जो बायोलॉजी के मॉडल पेपर सीरीज को चलाया था, जिसमें कि हम लोगों ने 2017 से लेकर के 2020 तक के मॉडल पेपर के बायोलॉजी का हर एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था, उसका हम लोग रिविजन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। अभी से बस हमारे पास एक रात और एक पूरा दिन समय बचा हुआ है, वो है 28 तारीख। इतने कम समय में किस तरीके से पूरे मॉडल पेपर सीरीज को कवर करने वाले हैं वो मैं बताऊंगा और आपको रिवीजन भी करवाऊंगा। देखिए, हम लोगों ने जो मॉडल पेपर सीरीज में कुल मिलाकर कितने लेक्चर्स लिए, 13 लेक्चर, जिसमें कि एक लेक्चर इंट्रोडक्शन वीडियो था जो कि पहला लेक्चर था, किसमें कैसे करना है वो था। तो हमारे पास बचा कितना, मतलब 12 लेक्चर में हमारा पूरा मॉडल पेपर खत्म हुआ है। अब 12 लेक्चर को हम लोग कैसे कवर करेंगे, तो 12 लेक्चर को हम लोग 6 लेक्चर में ही कवर करेंगे। मतलब एक लेक्चर में 2 वीडियो के कंटेंट को मैं कंप्लीटली रिवाइज करवा सकता हूं, ये हमारे फोन की कैपेसिटी है। ठीक है, इतना हो सकता है। अब मतलब हमारे पास कितने लेक्चर की जरूरत है, 6 लेक्चर, जिसमें कि एक लेक्चर मैं अभी ले लूंगा, 2 वीडियो के कंटेंट को शुरुआत से अभी रिवाइज करवा दूंगा। फिर बचेगा हमारे पास कितना लेक्चर, 5 लेक्चर। वो 5 लेक्चर कैसे कवर होगा मैं आपको बताता हूं। वो 5 लेक्चर आपके कल के मॉर्निंग से स्टार्ट होगा। पहला वीडियो 8 बजे आएगा, पार्ट 2। उसके बाद पार्ट 3 कितना बजे आएगा, 10 बजे आएगा। 12 बजे फिर पार्ट 4 आएगा, पार्ट 5 आएगा 2 बजे। उसके बाद पार्ट 6 आएगा 4 बजे। मतलब 2-2 घंटा के अंतराल में कल वीडियोस आएंगे और आपको प्रीमियर कर दिया जाएगा, मतलब लाइव चलेगा। आप उसका आंसर देते चलिए और कंप्लीट रिवाइज करते चलिए। लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा, मैं पहले बता देता हूं, मैं अपने तरफ से पूरा एफर्ट लगाऊंगा, लेकिन ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब मेरा फोन और किसी भी तरीके का टेक्निकल इशू ना हो, मेरा फोन मेरा साथ दे दे और आप लोग का प्यार बना रहे, लगातार आप लोग विजिट करते रहें वीडियोस को, तभी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो इसलिए आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि लगातार चैनल से कल बने रहिएगा। जिस प्रकार से अभी आप लोग जुड़े हुए हैं, इसी प्रकार से आप लोग कल पूरे दिन तक आप लोग को जुड़े रहना है। मैं वादा करता हूं, अगर कोई तरीके का टेक्निकल इशू नहीं आया, किसी तरीके का फोन में प्रॉब्लम नहीं आया, तो मैं कंप्लीट करूंगा कल इस पूरे मॉडल पेपर सीरीज के रिवीजन को। ठीक है, तो ऐसा नहीं, और पूरे पढ़ा के फिर से वही वीडियोस नहीं अपलोड करूंगा, फिर से पढ़ाऊंगा और स्पीड से पढ़ाऊंगा और कम समय में रिवाइज कराने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो 2-2 घंटे के अंतराल में क्लासेस होंगी। तो चलिए हम लोग इसी तरीके से पढ़ेंगे और स्टार्ट करते हैं अपने रिवीजन सीरीज को अभी। ठीक है, तो देखिए अभी हम लोग स्टार्ट तो करेंगे किससे, 2017 के मॉडल पेपर से, पार्ट 1। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग 2 वीडियो का कंटेंट कवर करेंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर हो जाएगा 2017 के मॉडल पेपर का। इसी तरीके से हम लोग पूरे 12 लेक्चर को 6 लेक्चर में कन्वर्ट करके रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन के अल्प स्रवन से होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसके के अल्प स्रवन से क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। ठीक है, क्या होता है, डायबिटीज मेलिटस होता है। और इंसुलिन का स्रवन होता किसके द्वारा है, अग्नाशय के द्वारा होता है, और अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विटामिन बी का सदस्य नहीं है। देखिए, विटामिन बी के सदस्य का नाम हमने याद रखने के लिए एक ट्रिक बताया था कि विटामिन बी में टोटल 7 प्रकार के होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12। और इसका ट्रिक है, एक लाइन याद रखिए, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। क्या, थोड़ा न्यू पैंट पर बसा। उससे आप आगे में बैठा सकते हैं इस ट्रिक पे कि थोड़ा मतलब थायमिन, थो मतलब थायमिन, रा मतलब राइबोफ्लेविन, मतलब B2 का राइबोफ्लेविन होता है, B3 मतलब निकोटिनामाइड यानी न्यू से हो गया, फिर पेंट से पेंटोथेनिक अम्ल हो गया 5वें नंबर पे, पर मतलब पायरिडॉक्सिन जो कि विटामिन B6 का नाम हो गया, विटामिन B7 का बायोटीन बॉ से हो गया, विटामिन B12 का साइनोकोबालामाइन जिसमें कि कोबाल्ट तत्व पाया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, केमिकल नेम ऑफ विटामिन बी के रासायनिक नाम जरूर याद कर लीजिएगा। ये ट्रिक ध्यान रखिए और उसको बैठाने के लिए सीख जाइए, कैसे 1 2 3 पे बैठाएंगे आप छांट लेंगे। तो राइबोफ्लेविन भी है, किसका है, B2 का है, तो ये भी विटामिन बी का सदस्य है। फिर साइनोकोबालामाइन, जी हाँ, विटामिन B12 का रासायनिक नाम है, इसका मतलब ये भी विटामिन क्या है, बी का सदस्य है। निकोटिन, जी हाँ, निकोटिनामाइड है ना, या फिर नियासिन, तो वो विटामिन B3 का रासायनिक नाम है। इसका मतलब जो ये तीनों है वो क्या है, विटामिन बी के समूह का है। लेकिन टोकोफेरोल किसका होता है रासायनिक नाम, विटामिन ई का, किसका, विटामिन ई का। इस कारण से वो जो टोकोफेरोल है ये विटामिन बी के समूह का सदस्य नहीं है। क्लियर, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु में श्वसन एंजाइम कहाँ उपस्थित होता है। तो जीवाणु में जो श्वसन एंजाइम उपस्थित होता है वो किस में होता है, प्लाज्मा झिल्ली में। तो हम लोग मीजोजोम के बारे में थोड़ा बता देते हैं कि जो प्लाज्मा झिल्ली है ना, एक्चुअली है वो प्लाज्मा झिल्ली ही, लेकिन जो प्लाज्मा झिल्ली होता है वो प्लाज्मा झिल्ली अंदर की ओर क्या हो जाता है,
थोड़ा सा फोल्ड कर जाता है। क्या कर जाता है? फोल्ड कर जाता है और प्लाज्मा झिल्ली ही, और वो एक नया स्ट्रक्चर बनाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मीजोजोम कहते हैं। वो किस में होता है? बैक्टीरिया में होता है, ठीक है। और इसमें श्वसनीय एंजाइम पाए जाते हैं जिसके मदद से श्वसन किया जा सकता है। तो जो मीजोजोम का और भी कुछ काम है वो आपको ध्यान रखना है। देखिए मीजोजोम के बारे में आपको 2-3 बातें याद रखनी है। क्या क्या? ये क्या है? इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है। किसका? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। ये भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये जो मीजोजोम है किसका इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर है, किसका फोल्डिंग स्ट्रक्चर है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का या सेल वॉल का? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, ठीक है। फिर इसमें जो रिच इन एंजाइम दैट हेल्प्स टू परफॉर्म फंक्शन लाइक, कौन कौन से फंक्शन के लिए जो एंजाइम पाया जाता है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन, आपने देख लिया, कोशिकीय श्वसन, फिर डीएनए रेप्लिकेशन के लिए और सेल डिवीजन के लिए। मतलब बैक्टीरियल सेल में जो मीजोजोम है, क्या मीजोजोम है, वो तीनों काम कराने के लिए होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, डीएनए रेप्लिकेशन और सेल डिवीजन। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? और जो वो क्या है, और जो वो मीजोजोम है क्या? एक प्रकार का प्लाज्मा झिल्ली ही है। इस कारण से इसका आंसर हो गया क्या? प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो मनुष्य के जो हृदय में किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? मैंने एक ट्रिक बताया है कि जैसे कि हम लोग कोई भी शुद्ध काम करते हैं तो वो राइट हैंड से करते हैं, लेकिन हृदय में जस्ट उल्टा होता है कि शुद्ध होता है लेफ्ट साइड में, अशुद्ध होता है राइट साइड में, ठीक है। तो हमारा जो अशुद्ध रुधिर होगा, अशुद्ध रक्त होगा, वो राइट साइड में होता है, और शुद्ध रुधिर होता है वो किस में होता है? लेफ्ट साइड में होता है। फिर राइट साइड के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान लिख लीजिए कि ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि राइट साइड का क्या काम करता है। तो राइट साइड जो अशुद्ध रक्त को बॉडी से क्या करता है? लेता है, क्या करता है? रिसीव करता है। तो वही कर रहा है, रिसीव्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एंड सेंड टू इट्स लंग्स। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी अशुद्ध रक्त को हृदय में लाता है, राइट साइड में लाता है। उसके राइट साइड का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और फिर वो लंग्स को भेज देता है, ठीक है। फिर लेफ्ट का काम क्या है? जब जैसे कि राइट भेजा खून, अब लंग्स उसको क्या करेगा? प्यूरिफाई कर देगा, और प्यूरिफाई करने के बाद वो लेफ्ट ऑरिकल में भेज देता है। तो लेफ्ट का काम क्या है कि वो रिसीव करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कहाँ से? लंग्स से, एंड उसको फिर कहां पे भेज देगा? वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी में भेज देगा। तो इस प्रकार से हमारा आंसर हो गया, मनुष्य के हृदय के किस भाग में अशुद्ध रुधिर होता है? तो किस में होता है? दाएं भाग में। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए नेक्स्ट स्लाइड है हमारे हृदय के बारे में। हमारा हृदय में कितना कक्ष होता है? 4 कक्ष होता है। नीला कलर से क्या दिखाया जाता है? अशुद्ध रक्त को, और लाल कलर से क्या चीज को दिखाया जाता है? शुद्ध रक्त को। तो ये जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल यानी दायां साइड हुआ, वो क्या हुआ? अशुद्ध है। और एट्रियम ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या हुआ? शुद्ध रक्त का हुआ, ठीक है। इस प्रकार से हमारा काम करता है हृदय। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग होता है। क्या है? मूत्र का पीला रंग होता है तो यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। किसके कारण? यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण। फटाफट हम लोग क्वेश्चन का रिवाइज करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी क्रिया का नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में स्थित नहीं है? तो कौन सी क्रिया है जिसका क्या हाइपोथैलेमस ग्लैंड में उसका नियंत्रण केंद्र नहीं है? तो नियंत्रण केंद्र हाइपोथैलेमस में होता किसका किसका है? जैसे कि भूख, प्यास और टेम्परेचर, ताप नियंत्रण, बॉडी टेम्परेचर का जो कंट्रोल होता है वो हाइपोथैलेमस करता है। तो भूख, आपको भूख लगता है, प्यास लगता है, और ताप नियंत्रण आपके जो बॉडी का बॉडी टेम्परेचर होगा वो मेंटेनेंस का केंद्र कहाँ है? हाइपोथैलेमस में है। और स्मृति एवं अधिगम का कोई भी सेंटर हाइपोथैलेमस में नहीं होता है। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा स्मृति एवं अधिगम, ठीक है। चलिए हाइपोथैलेमस एक प्रकार का क्या है? इंडोक्राइन ग्लैंड है यानी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवृत प्रवाह निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो आवृत प्रवाह जो होता है वो किसकी कमी से होता है? प्रोजेस्टेरॉन की कमी से। क्यों? क्योंकि आवृत प्रवाह कैसे? आवृत प्रवाह मतलब क्या होता है? किसी भी लड़की में यदि ब्लीडिंग हो रहा है, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, तो उसके लास्ट वाला 3 से 5 दिन क्या होता है? मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ब्लीडिंग फेज होता है, उसी को हम लोग आवृत प्रवाह कहते हैं। और वहाँ क्या होता है? एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलता है। और एंडोमेट्रियम टूटता क्यों है? क्योंकि एंडोमेट्रियम को जो मेंटेन करने का काम करता है, उसको बनाए रखने का काम कौन करता है? प्रोजेस्टेरॉन। लेकिन लास्ट के 3 से 5 दिन में वो प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? कम बनने लगता है और कम पड़ जाता है, जिस कारण से वो एंडोमेट्रियम टूट के बाहर निकलने लगता है, ठीक है। तो आवृत प्रवाह निम्न में से किसकी कमी से होता है? प्रोजेस्टेरॉन की कमी से होता है। फिर आवृत प्रवाह में हमारे गर्भाशय की कौन सी दीवार टूट के बाहर निकलती है? तो वो एंडोमेट्रियम, सबसे भीतरी दीवार, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन क्या कहलाता है, कहाँ पे होता है? तो अमोनिया का यूरिया में परिवर्तन हमारा किस में होता है? लीवर में यानी यकृत में। और इस जो अमोनिया से यूरिया बनता है इस साइकिल को हम लोग ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। और देखिए जब लीवर में यूरिया बनता है तो वो किडनी को पहुंचा देता है। कहाँ पहुंचाता है? किडनी को। और किडनी से फिर यूरिन के थ्रू वो यूरिया बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन कहाँ होता है? यकृत में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मंड तथा, यहाँ मंडे लिखा गया गलत है लेकिन मंड होगा। मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन किसके द्वारा होता है? तो मंड यानी स्टार्च और प्रोटीन दोनों का पाचन यह अग्नाशयी रस के द्वारा होता है। किसके द्वारा? अग्नाशयी रस यानी पैनक्रियाटिक जूस के द्वारा मंड तथा प्रोटीन दोनों का पाचन हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? एमनीसिया संबंधित है। तो एमनीसिया डिजीज में क्या होता है कि आप चीज़ों को भूलने लगते हैं, आपका जो मेमोरी पावर है वो कम हो जाता है, तो स्मृति में कमी हो जाती है यानी याददाश्त कमजोर हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एमनीसिया कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? कशेरुकी दंड में कुल कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? तो इसको थोड़ा सा आप पढ़िए ध्यान से। कशेरुकी दंड में कुल कशेरुकियों की संख्या कितनी होती है? 26। और नाम भी आपको याद रखना है किस में कितना है। देखिए इसको 5 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में? 5 भाग में इस 26 को। पहला जो सर्वाइकल वर्टिब्रा, क्या कशेरुक दंड का हिंदी क्या होता है? वर्टिब्रे। क्या होता है? वर्टिब्रे। ठीक है, तो उसमें क्या है? उसको 5 भाग में बांटा गया। पहला आता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, तो आपको याद रखना है कि सर्वाइकल कशेरुक में कितना होता है? 7 होता है। कितना होता है? 7 कशेरुकी होता है। फिर थोरेसिक वर्टिब्रा में कितना होता है? तो 12 होता है। लंबर वर्टिब्रा में कितना होता है? तो 5 होता है। फिर सैक्रम 1 है लेकिन उसमें 5 को मिल करके फ्यूज हो गया है, तो 1 हो गया। फिर कोकिक्स, उसमें भी 4 को फ्यूज हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका हुआ कितना? ऊपर 7 है, नीचे 12 है, तो 12 7 19, 19 5 24, और 24 ये दोनों तो फ्यूज है, तो फ्यूज कारण मतलब इकट्ठा हो गया है, तो इस कारण से 2 ही को होगा, तो 24 2 26। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि कशेरुक दंड में कुल मिला के कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? 26। उसको 5 भाग में बांटा गया है। सर्वाइकल में 7 को होता है, थोरेसिक में 12 को होता है, लंबर में 5 को होता है, सैक्रम और कोकिक्स ये दोनों क्या होता है? 1-1 होता है, लेकिन सैक्रम 5 गो के फ्यूज होकर मिलता है और कोकिक्स कितना फ्यूज होकर मिलता है? 4 गो का फ्यूज होकर मिलता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है शकरकंद का खाने योग्य भाग है। तो शकरकंद का जो खाने योग्य भाग होता है वो अपस्थानिक कंदलीय मूल होता है यानी जड़ होता है। क्या होता है? यहाँ मूल्य लिखा गया होगा मूल। ठीक है, शकरकंद का खाने योग्य भाग कहाँ होता है? मूल होता है, अपस्थानिक कंदलीय मूल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? जड़ों द्वारा अवशोषित खनिज पदार्थ पत्तियों तक पहुंचाते हैं। देखिए जो जड़ से नीचे गया, जड़ क्या है? नीचे पौधा में नीचे से ऊपर की ओर अगर जा रहा है अब खनिज पदार्थ, और आपको पता है कि खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स वो किसके साथ जाता है? वाटर के साथ जाता है यानी पानी के साथ जाता है। और पानी का फ्लो किसके साथ, किसके द्वारा होता है हमारे पौधे में? तो पौधे में जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा? तो जाइलम के द्वारा। इसका मतलब जो अवशोषित खनिज पदार्थ है उसका भी जो परिवहन होगा वो किसके द्वारा होगा? जाइलम के द्वारा होगा। ठीक है, अब थोड़ा जाइलम फ्लोएम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है क्योंकि जाइलम फ्लोएम से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो जाइलम फ्लोएम को मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिए जाइलम क्या काम करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। किसका किसका? वाटर एंड मिनरल्स का। और फ्लोएम किसका करता है? वाटर एंड फूड का। मेनली किसका? वाटर नहीं, मेनली फूड का। ठीक है, वाटर तो फूड में, फूड क्या होता है? वाटर में ही घुल के जाता है ना, तो मेनली जो होता है फूड का करता है। फूड फॉ से फूड, फॉ से फ्लोएम, इस तरीके से याद रखिए। जौ से जल, जौ से जाइलम, तो जल जाइलम से जल एवं, लेकिन हाँ वाटर एवं मिनरल्स, खास करके मिनरल्स बात करें तो वो किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। और फूड का किसके होता है? फ्लोएम के द्वारा। ठीक है, फिर जाइलम में 1 वे डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, मतलब सिर्फ ऊपर की ओर ही जा सकता है, ऊपर की ओर ही जा सकता है, मतलब 1 वे डायरेक्शनल होगा, एक ही दिशा में उसमें परिवहन होगा। लेकिन फ्लोएम में 2 वे होता है, ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी आ सकता है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए, काफी है आपके लिए। जाइलम क्या काम करता है? वाटर एंड मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है। फ्लोएम किसका करता है? फूड का करता है। फिर जाइलम में कैसा ट्रांसपोर्टेशन होता है? ओनली 1 वे यानी एक दिशा में परिवहन होता है, जबकि फ्लोएम में जो होता है, फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो दोनों डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मांसाहारी होते हैं। तो मांसाहारी क्या होते हैं? देखिए आपको फूड चेन यदि दिखाएं तो आपका फूड चेन क्या होता है कि इसमें पता चलता है कि कौन उत्पादक है। जैसे क्या है? ये घास है तो उत्पादक है, और ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता।
क्योंकि घास को कौन खाता है, चूहा खाता है मान लेते हैं, क्योंकि और चूहा क्या है, शाकाहारी है। फिर चूहा को कौन खाता है, आउल खाता है। तो यहाँ जो किया क्या हो गया, मांसाहारी हो गया। और मांसाहारी क्या है, प्राइमरी उपभोक्ता तो ये है, तो ये क्या हुआ, द्वितीयक उपभोक्ता। तो आप देखेंगे कि फूड चेन में जो भी हरे पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पादक होते हैं, यानी प्रोड्यूसर होते हैं। और जो भी शाकाहारी होते हैं, क्या, जो भी शाकाहारी होते हैं वो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कहने का अर्थ हुआ वो क्या खाते हैं, वो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, यानी शाकाहारी हैं, ठीक है। लेकिन जितने भी मांसाहारी हैं वो या तो द्वितीयक उपभोक्ता होंगे या तो तृतीयक उपभोक्ता होंगे, ठीक है। तो द्वितीयक या फिर तृतीयक उपभोक्ता आंसर चला जाएगा इसका। मांसाहारी क्या होते हैं, प्रायः द्वितीयक तथा तृतीयक उपभोक्ता होते हैं। यहाँ पे ऑप्शन थोड़ा सा ढक गया है, ऑप्शन नंबर 3 आंसर सही होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए तीसरा नंबर ऑप्शन में क्या था, प्रायः द्वितीयक एवं तृतीयक होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मछली के तेल जैसे सार्क यकृत के तेल एवं कोड यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है कौन सा विटामिन। तो मछली का तेल चाहे यकृत का तेल, कोई भी कोड यकृत तेल हो, उसमें विटामिन डी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है, थोड़ा याद रख लीजिए। केमिकल नेम विटामिन डी का क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। क्या होता है, कैल्सीफेरोल होता है। और इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, रिकेट्स होती है। क्या होती है, रिकेट्स होती है। और इसका जो मुख्य सोर्स है वो सूर्य का प्रकाश है। ये एक ऐसा विटामिन है जो कि हमारा बॉडी खुद भी बना सकता है। कैसे, तो कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने में और विटामिन डी का कैसे बना सकता है, तो आप यदि सूर्य के प्रकाश में रहेंगे तो क्या ये हमारा बॉडी खुद भी विटामिन डी को बना लेता है, ठीक है। और ये मदद क्या करता है, तो कैल्शियम अब्जॉर्ब करने में मदद करता है और हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है और दांत को सड़ने से भी बचाता है, ठीक है। और ये काम हो गया। अब फिर आपको याद रखना है कि फैट सोल्यूबल भी होता है। देखिए फैट सोल्यूबल विटामिन का ट्रिक क्या है, एडेक, ADEK, क्या क्या, ADEK, मतलब जो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, ये सब कितना है, ये सभी जितना भी है फैट सोल्यूबल है। और विटामिन बी और विटामिन सी, क्या क्या, विटामिन बी का सारा टाइप और विटामिन सी, ये दोनों क्या होता है, क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या मेनली घटक होता है, मुख्य घटक मीथेन होता है। क्या होता है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस कहने का अर्थ हुआ CNG, यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। और उसका मुख्य घटक क्या है, मीथेन है। यही पूछ देता LPG का मुख्य घटक क्या है, तो LPG का मुख्य घटक हो जाता है ब्यूटेन, लेकिन होता तो प्रोपेन है। तो LPG का मुख्य घटक होता है प्रोपेन एवं ब्यूटेन, जबकि CNG का मुख्य घटक क्या होता है, मीथेन होता है, ठीक है। चलिए अब हमारा क्या हुआ, ये पार्ट 1 का वीडियो कवर हो गया। अब दूसरे वीडियो के कंटेंट को लाने की मैं कोशिश करता हूं। अगर आ गया तो बेहतर है, अगर नहीं आया तो ये क्लास अभी तुरंत अगर हो सकता है खत्म हो जाए, हो सकता है मैं जैसे ही लाने की कोशिश करता हूं, हो सकता है कभी कदार कट जाता है, तो जस्ट इसके 2 या 3 मिनट के बाद आपका वो वीडियो स्टार्ट हो जाएगा दूसरे कंटेंट का। लेकिन मैं ट्राई कर रहा हूं कि इसी में कंटेंट जोड़ूं, ठीक है। बस आप लोग तो 1 सेकंड के लिए रुकिए। चलिए हमारे पास 2017 के पार्ट 2 का कंटेंट सही सलामत आ चुका है। तो अब लोग इसका भी रिवीजन स्टार्ट करते हैं। बस भगवान करे इसी तरीके से साथ देते रहे, कोई तरीके का प्रॉब्लम नहीं हो, मैं कंप्लीट रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए हाँ, और इसका रेगुलर बेसिस पे PDF भी मैं देते रहूँगा, ठीक है। तो आपको इसका क्या कर लेना है, इसका टेलीग्राम चैनल उदित एकेडमी है ही, उस पर पहले से अपलोडेड है ये सारे PDFs, ठीक है। तो वहाँ से भी आप विजिट कर सकते हैं। फाइल वाले सेक्शन में जाएंगे ना तो आपको सारा PDF एकदम एक बगल से दिख जाएगा, आपको खोजने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, आराम से सारा PDF मिल जाएगा। तो भेजने का तो कोई मतलब बनता नहीं है दोबारा मेहनत करना, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मेहनत करके खोज लीजिए, मिल जाएगा। वहाँ पर PDF वाले सेक्शन में जाइएगा, ठीक है। टेलीग्राम पे भी ऑप्शन मिलता है, वहाँ से भी आपको मिल सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अब दूसरे वीडियो के कंटेंट को कवर करना। पहला क्वेश्चन है, पशुओं की खुरपका व मुंहपका बीमारी होता है। तो हमने फुट एंड माउथ डिजीज हमने क्वेश्चन कर रखा है। फुट एंड माउथ डिजीज इसको इंग्लिश में कहते हैं और हिंदी में कहते हैं पशुओं की खुरपका व मुंहपका बीमारी जो होता है इस प्रकार से, वो किसके कारण होता है, तो विषाणु के कारण होता है, यानी वायरस के कारण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परजीवी है। परजीवी किसको कहते हैं, जो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंडेंट हो, दूसरे पे डिपेंडेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, परजीवी कहते हैं। फीता कृमि वो हमारे आंत में रहता है और हमारे ही भोजन से अपना हमारे पोषक तत्वों को लेता है और खुद के जीवन यापन को कंप्लीट करता है। तो इस कारण से ये भी परजीवी है। टिस्क भी एक प्रकार का परजीवी और मच्छर भी एक प्रकार का परजीवी है, क्योंकि ये भी अपने भोजन के लिए हमारे खून पर डिपेंडेंट होता है। तो इस प्रकार से ये सभी आंसर हो
जाएगा, ठीक है। तो निम्न में से कौन सा परजीवी है, तो ये सभी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, उत्प्रेरक संवर्तक, यहाँ पे उत्प्रेरक संवर्तक है। उत्प्रेरक संवर्तक निम्न में से कौन सी धातु उत्प्रेरक की भांति प्रयुक्त होती है। तो देखिए अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ा होगा तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग कैटलिस्ट पढ़ते हैं, 2-3 कैटलिस्ट है जो कि काफ़ी फेमस है, जैसे NiPd, PT और RH निकेल, पैलेडियम, प्लेटिनम और रोडियम, ठीक है। तो ये सभी जो उत्प्रेरक के रूप में करते हैं कैटलिस्ट के रूप में। तो यहाँ ऑप्शन में हमारा प्लेटिनम भी मिल रहा है, पैलेडियम भी मिल रहा है, रोडियम भी मिल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रेशम उद्योग कहलाता है। तो रेशम उद्योग क्या कहलाता है, सेरीकल्चर कहलाता है। क्या कहलाता है, सेरीकल्चर। एपीकल्चर उद्योग, एपीकल्चर क्या कहलाता है, तो मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कहते हैं। पीसीकल्चर क्या कहते हैं, मत्स्य पालन को हम लोग पीसीकल्चर कहते हैं। हॉर्टिकल्चर तो जैसे कि फलों एवं सब्जियों का, फल सब्जी या फिर फूलों का खेती को हम लोग हॉर्टिकल्चर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीपेटस किन वर्गों के प्राणियों का संयोजक कड़ी है। तो पेरीपेटस किसके बीच का संयोजक कड़ी है, एनेलिडा व आर्थ्रोपोडा का क्या है, संयोजक कड़ी है। एक्चुअली में पेरीपेटस है क्या, एनेलिडा है, लेकिन इसका कुछ कुछ कैरेक्टर किसके जैसा मिलता जुलता है, आर्थ्रोपोडा के जैसा मिलता जुलता है। इस कारण से माना जाता है कि एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा का जो संयोजक कड़ी है वो क्या है, पेरीपेटस है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पादपों में सभी दाल किस कुल से संबंधित हैं। तो जितना भी दाल है, अरहर मूंग, मसूर, चना, खेसारी, वो सभी दाल, क्या सभी दाल किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो लेगुमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कौन सा, लेग्यूमिनेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजोला पौधा में कौन सा सहजीवी रहता है। तो एजोला पौधा में जो सहजीवी रहता है वो वही सहजीवी होगा जो क्या हो, एल्गी हो, और वो एल्गी कौन सा है, एनाबीना। क्या, एल्गी, एनाबीना नाम का एल्गी है, ग्रीन एल्गी है, जो कि एजोला पौधा के क्या होता है, सहजीवी होता है। और एजोला एक प्रकार का क्या है, फर्न है। क्या है, फर्न है, जो कि जलीय फर्न है, जो कि धान के खेती में सबसे ज़्यादा मतलब सबसे मुख्य जैव उर्वरक के रूप में उपयोग किया जाता है। कौन, एजोला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, वे अंग जो आकारिकी में भिन्न तथा कार्य में समान होते हैं कहलाते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समजात अंग और समवृत्ति अंग यानी एनालोगस ऑर्गन और होमोलोगस ऑर्गन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इसके बारे में हमने बताया था, वो याद रख लीजिए आप। देखिए समजात अंग और समवृत्ति अंग, जिसको हम होमोलोगस ऑर्गन और एनालोगस ऑर्गन इंग्लिश में बोलेंगे, तो देखिए इसके कार्य से आप पहचान सकते हैं, कार्य ही मेन होता है। कार्य अगर समान है तो वो एनालोगस ऑर्गन है। क्या है, एनालोगस ऑर्गन है। यही कार्य भिन्न है तो वो समजात अंग है यानी होमोलोगस ऑर्गन है, ठीक है। लेकिन 2 पैरामीटर होता है देखने का, आकारिकी एवं उत्पत्ति समान है तो होमोलोगस ऑर्गन। देखिए इस प्रकार से होमोलोगस ऑर्गन का क्या होता है, आकारिकी एवं उत्पत्ति समान होता है लेकिन कार्य भिन्न होता है। लेकिन समवृत्ति अंग यानी एनालोगस ऑर्गन का आकारिकी एवं उत्पत्ति भिन्न होता है और कार्य समान होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि आकारिकी क्या होता है, समान, और कार्य भिन्न, किसका, होमोलोगस ऑर्गन का। लेकिन आकारिकी और उत्पत्ति क्या, भिन्न, लेकिन कार्य समान, वो समवृत्ति अंग का, ठीक है। ये आप किस तरीके से याद रख सकते हैं, बस 1 दिन 2 दिन के लिए याद रख लीजिए, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मैं पूरे मॉडल पेपर में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करते चलूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप देख लेंगे एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, वे अंग जो आकारिकी में भिन्न हो और कार्य में समान हो, मतलब काम क्या है, समान है, और आकारिकी क्या है, कार्य क्या है, समान है लेकिन आकारिकी भिन्न है, मतलब कौन सा जा रहा है, समवृत्ति अंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, समवृत्ति अंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शैवाल के किस वर्ग में स्टार्च तथा तेल पाया जाता है। तो देखिए जो शैवाल का कुछ क्लास है जो कि अपना फूड को, जो अपना जो खाना है वो अलग अलग रूप में स्टोर करता है। तो वही जो बोल रहा है कि कौन सा ऐसा वर्ग है शैवाल का जो कि क्या है, स्टार्च तथा तेल के रूप में खाना को स्टोर करता है, वो कौन है, जेंथ्रोफाइसी। कौन है, जेंथ्रोफाइसी। तो निम्न में से शैवाल के किस वर्ग में स्टार्च तथा तेल पाया जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, जेंथ्रोफाइसी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किसमें एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। तो एंजाइम विषाणुओं में अनुपस्थित होते हैं, वायरसेस में कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, ठीक है।
क्योंकि एंजाइम किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? लिविंग थिंग्स का, ठीक है, लिविंग बींग्स का। और विषाणु ना तो लिविंग है ना तो नॉन लिविंग है। क्यों? क्योंकि यदि शरीर से बाहर है तो ये नॉन लिविंग के जैसा बिहेव करता है, और शरीर के अंदर है तो ये लिविंग के जैसा बिहेव करता है। तो इस कारण से इसमें क्या होता है? एंजाइम अनुपस्थित होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। निम्न में से कौन सा मानव में विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग कौन कौन सा नहीं है? जैसे जुकाम, कॉमन कोल्ड राइनो वायरस के कारण होता है, तो ये वायरस डिजीज है। फिर पोलियोमाइटिस ये भी है, एन्सेफलाइटिस, ये सभी क्या है? क्या है? कौन सा रोग है? कौन सा रोग है? विषाणु जनित रोग है। लेकिन सिफिलिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है। क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है, तो एम्ब्रियोफाइटा में स्पोरोफाइटा को सम्मिलित किया जाता है। जो भी पौधा क्या बनाते हैं? स्पोर बनाते हैं, वो एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है। तो इस कारण से एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित किया जाता है किसको? स्पोरोफाइटा को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसमें डीएनए तथा आरएनए दोनों पाए जाते हैं? तो पता है आपको जितने भी विषाणु हैं, विषाणु यानी वायरस में क्या होता है? या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। जैसे एचआईवी क्या है? एक रेट्रो वायरस है। क्यों? क्योंकि उसमें जो जेनेटिक मटेरियल है क्या है? आरएनए है। तो या तो कोई भी वायरस है तो या तो उसमें आरएनए होगा या तो डीएनए होगा, कोई एक ही जेनेटिक मटेरियल होगा। लेकिन जो अदर सेल होता है जैसे हम लोगों का सेल, उसमें क्या है? उसमें क्या होता है? डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। तो जो इस प्रकार से हमारा इसमें भी विषाणु लगा हुआ है वो तो साफ आंसर छट जाएगा। तो एड्स विषाणु ये भी नहीं होगा, हर्पिस विषाणु नहीं होगा, पॉक्स विषाणु नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। और माइकोप्लाज्मा को एक और नाम कहा जाता है पीपीएलओ और प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। और ये सबसे छोटी कोशिका के रूप में भी जाने जाता है। ये सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा होती है। इसका साइज शायद 0.1 से 0.3 माइक्रोमीटर के लमसम होता है। पता नहीं कंफर्म इसका साइज, लेकिन हाँ इतना याद रख लीजिए, माइकोप्लाज्मा में मतलब कोई भी विषाणु में डीएनए तथा आरएनए दोनों नहीं पाया जाएगा। या तो डीएनए होगा या तो आरएनए होगा। अदर सेल में सभी में क्या होता है? दोनों जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, आरएनए भी होता है, ठीक है। और जो माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ भी कहा जाता है, मतलब प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स, और ये सबसे छोटी कोशिका भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? यानी क्या हुआ कि उभयचर मतलब क्या हुआ? एम्फीबियंस। और एम्फीबियंस मतलब क्या हुआ? जो कि क्या हो, जल में भी रह सके और स्थल पर भी रह सके, मतलब दोनों जगह एग्जिस्ट कर सके। जैसे कि मेढक पानी में भी रह सकता है और धरती पर भी रह सकता है, तो इसको उभयचर कहेंगे। तो पादप जगत का उभयचर किसको कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं। किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को कहते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का किण्वन होता है किसमें? तो एसिटिक अम्ल का जो किण्वन होता है वो एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है। किसके द्वारा? एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है, ठीक है। एसिटिक अम्ल किण्वन किसके द्वारा होता है? एसिटोबैक्टर के द्वारा होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या? मूसला मूल्य मान्यता पाई जाती है। मूसला मूल्य कहने का अर्थ हुआ टैप रूट। क्या हुआ? टैप रूट। टैप रूट कुछ इस प्रकार से होता है जो कि अच्छा लंबा तक जाता है, उसके लेटरल ब्रांचेस कम होते हैं। लेकिन फाइब्रस रूट, क्या? फाइब्रस रूट में वो लंबाई कम होता है लेकिन उसका फैलाव ज़्यादा होता है, ठीक है। वो कम गहरे तक होता है लेकिन बहुत ज़्यादा फैला हुआ होता है, मतलब उसमें लेटरल ब्रांचेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। टैप रूट और फाइब्रस रूट में अंतर समझ में आ गया। अब जो मूसला मूल्य यानी टैप रूट है वो किस में पाया जाता है? तो देखिए ये जो है जिम्नोस्पर्म का भाई बहुत अच्छा फीचर है कि जिम्नोस्पर्म जितने भी प्लांट हैं, यानी जिम्नोस्पर्म को हिंदी में बोले तो अनावृत बीजी, तो अनावृत बीजी में क्या होता है? मूसला मूल्य पाया जाता है, यानी टैप रूट पाया जाता है। लेकिन जो आवृत बीजी हैं उसको दो भाग में बांटा गया है, एक मोनोकॉट जिसको एक बीजपत्री कहते हैं, दूसरा डाइकोटिलीडेंस। क्या? डाइकोटिलीडेंस यानी द्विबीजपत्री। तो एंजियोस्पर्म का जो प्लांट है उसका जो डाइकोट्स होता है, क्या? डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, उसमें भी क्या होता है? टैप रूट ही पाया जाता है। यानी क्या? टैप रूट मतलब क्या? मूसला मूल्य पाया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा द्विबीजपत्री भी ऑप्शन में हो गया, अनावृत बीज भी हो गया। और हमने अनावृत बीज का ही एग्जाम्पल करवा रखा है, साइकस स्पाइनस जिंको टेक्सस। ये एग्जाम्पल किसका है? जो भी बच्चे मेरे से रेगुलर पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा, जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल हमने करा रखा है, साइकस स्पाइनस जिंगो और टेक्सस। तो ये सब क्या है? जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो ये ऑप्शन क्या है? ये भी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है। तो इसका मतलब है, हमने बोला ना कि जो टैप रूट है यानी मूसला मूल्य एंजियोस्पर्म में भी, एंजियोस्पर्म के डाइकोटिलीडेंस में होता है यानी द्विबीजपत्री में होता है, और जिम्नोस्पर्म में होता है। तो इस प्रकार से हमारा तीनों आंसर सही है, यानी यह सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो गेहूं के पौधे का वैज्ञानिक नाम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या?
ट्रिटिकम एस्टिवम। और ऐसे याद रख लीजिए, गेहूं खा के आदमी क्या करने लगता है, टर्टर करने लगता है। ठीक है, गेहूं खा के क्या करने लगता है, टर्टर करने लगता है। तो ट्रिटिकम एस्टिवम हमने तो ऐसे ही याद रखा है। फिर ओराइजा सेटाइवा, क्या, ओराइजा सेटाइवा। तो ओराइजा सेटाइवा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो वो धान का है। क्यों, देखिए इसका भी याद रखने का ट्रिक है कि धान को जब हम लोग गांव घर में आप देखे होंगे कि धान को जब धान से चावल निकाला जाता है तो उसको सूप में रख के छत पे उड़ाया जाता है, ताकि उसका क्या हो जाए, भाषा अलग हो जाए, उसका जो गर्दा है वो अलग हो जाए। तो उड़ाया जाता है किसको, धान को। तो ओराइजा सेटाइवा इस तरीके से याद रख सकते हैं। जिया मेज, जिया मेज किसका है, मक्का का वैज्ञानिक नाम है। कैसे याद रखेंगे, मेज यानी मेज मतलब होता ही है मक्का, तो इस तरीके से याद रह जाएगा। फिर एक आता है होडियम वेलगेयर, ये बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। ये चीज़ें याद रखनी है। देखिए ट्रिटिक, ये सब एनसीईआरटी के एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, और एनसीईआरटी में जितने भी वैज्ञानिक नाम है वो ध्यान रखना है। ट्रिटिकम एस्टिवम किसका होता है, गेहूं का वैज्ञानिक नाम। होडियम वेलगेयर बाजरे का वैज्ञानिक नाम। ओराइजा सेटाइवा धान का वैज्ञानिक नाम। जिया मेज वो है मक्के का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें पर्णहरित नहीं पाया जाता है। तो जो पर्णहरित नहीं पाया जाता है वो किसमें है, तो वो है कवक में पर्णहरित नहीं पाया जाता है। क्यों, क्योंकि आपको पता होगा कि कवक अपना खाना खुद से नहीं बना सकता है। प्रकाश की उपस्थिति में वो पौधा तभी खाना बना पाएगा जिसमें कि क्या हो, क्लोरोफिल हो, यानी पर्णहरित हो। वो जैसे कि शैवाल, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये सब में होता है। ठीक है, तो किस में नहीं होता है, फंगी में नहीं होता है, कवक नहीं होता है। इसी कारण से इसको प्लांट किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया, इसको प्लांट किंगडम में इंक्लूड नहीं किया गया। क्यों, क्योंकि ये फोटोट्रॉपिक नहीं है, ये हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है। हेटेरोट्रॉपिक कहने का अर्थ हुआ ये अपना खाना दूसरे पर डिपेंड करता है, खुद से नहीं बना पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पार्ट 2 भी कवर हो गया। तो हमने एक वीडियो कवर कर लिया। अब हमारा बचा कितना, हमारा कितना बचा, हमारे पास बचा 5 लेक्चर और, जो कि मैं कल रेगुलर 8 बजे, याद रख लीजिए 8 बजे, फिर 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, बस कोई तरीके का इंटरनेट इशू नहीं होना चाहिए मेरे तरफ, और कोई तरीके का मोबाइल में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, और आप लोग का सपोर्ट और प्यार बने रहना चाहिए। आप लोग भी लगातार देखते रहेंगे तभी मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। ठीक है, अन्यथा अगर ऐसा कोई प्रॉब्लम आता है मैं आपको ज़रूर नोटिफाई कर दूंगा, लेकिन ऐसा कोई चांस मेरे ख्याल से नहीं बन रहा है कि किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आने वाला है। ठीक है, अगर सब चीज़ सही रहा तो कंप्लीट मॉडल पेपर को हम लोग कल शाम तक में रिवाइज करके कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं मॉर्निंग के 8 बजे वाले क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट टू ऑल यू।